नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम किस मुद्दे पर बात करेंगे? आज हम संसद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संसद में आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। उस घटनाक्रम के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। इस अविश्वास के प्रस्ताव के नोटिस को लोकसभा के महासचिव, नियमों के हिसाब से इसे लोकसभा के महासचिव को दिया जाना चाहिए और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार को ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये जो है तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक के हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक की सभी पॉलिटिकल पार्टी इस हस्ताक्षर के अंदर शामिल नहीं है, वरना यह संख्या ज्यादा हो सकती थी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि टीएमसी ने इस नोटिस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। टीएमसी ने इस हस्ताक्षर पर नोटिस क्यों नहीं किए हैं, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आज किन किन कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को मूव किया है। दरअसल जब भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मूव किया जाता है तो उसमें कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, लेकिन इस नोटिस के अंदर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि संसद में उनके रणनीतिकारों को लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी अगर स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते तो एक गलत परंपरा बनती, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को स्पीकर के खिलाफ किसी भी तरह के नो कॉन्फिडेंस के मोशन में भागीदार नहीं बनना चाहिए। ये जताने की कोशिश कांग्रेस के रणनीतिकार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत भी ये है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने देने की वजह से ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के नियम क्या क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि लोकसभा के अंदर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिरकार आया क्यों है। इसके बैकग्राउंड में राहुल गांधी हैं। बैकग्राउंड में राहुल गांधी इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बहस करने के लिए खड़े हुए थे, और जब वो बहस करने के लिए खड़े हुए थे तो वो एमएम नरवणे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे, उनकी एक पुस्तक का हवाला देना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध का कारण यह था कि एमएम नरवणे की पुस्तक जो पेंगुइन पब्लिकेशन छाप रहा था, उस पेंगुइन पब्लिकेशन को इस पुस्तक को छापने की इजाजत नहीं मिली थी और इसके चलते ये पुस्तक अभी तक अप्रकाशित थी। दरअसल कहा क्या था इस पुस्तक के अंदर एमएम नरवणे ने, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एमएम नरवणे बताते हैं कि गलवान का जब फाइट दोनों देशों के बीच हुआ था, उस वक्त कैलाश हिल की तरफ 4 चीनी टैंक बढ़ रहे थे, और जब 4 चीनी टैंक बढ़ रहे थे तब ये चीनी टैंक आगे बढ़ते गए, लेकिन एमएम नरवणे को उनका जो एरिया कमांडर था उसने फोन करके पूछा कि बताइए चीनी टैंक हमारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर हमें किस तरह की कार्रवाई करनी है। एमएम नरवणे ने इसके ऊपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टेलीफोन किया और राजनाथ सिंह को टेलीफोन करके ये कहा कि आप बताइए कि हमें क्या करना है, चीनी टैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन वक्त बीतता गया। एमएम नरवणे ने एक बार फिर से राजनाथ सिंह को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई करनी है। कुछ देर बाद पलटकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया और उन्होंने उनसे कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है और प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि आपको जो उचित लगता हो वो करे। राहुल गांधी इस पूरी बात को उद्धृत करना चाहते थे। राहुल गांधी ये बताना चाहते थे कि जब चीनी टैंक भारत पर चढ़ाई कर रहे थे उस वक्त 2.5 घंटे तक सरकार अनिर्णय की स्थिति में थी। हालांकि सरकार ने बाद में साफ किया और सरकार को जो कहना चाहिए वही उन्होंने कहा कि फौज को जो उचित लगे वो कार्रवाई करे, लेकिन राहुल गांधी इसको मुद्दा बनाना चाहते थे। संसद के अंदर ये नियम है कि कोई भी पुस्तक अगर अप्रकाशित है तो उसको कोट नहीं किया जा सकता, उस पुस्तक का हवाला नहीं दिया जा सकता। इसी बात पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोका और राहुल गांधी को रोकने के बाद इस पर विवाद बढ़ता रहा। उसके बाद तब से लेकर
आज यानी मंगलवार तक लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। बाद में जब टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर विवाद के बीच ये रिक्वेस्ट किया कि बजट पर चर्चा चलनी चाहिए, इसीलिए बजट पर चर्चा हो पाई। लेकिन ये गतिरोध अब भी बरकरार है कि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। गतिरोध में इसको इस ढंग से कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अब अपनी चेयर पर नहीं बैठ रहे हैं। यानी जब लोकसभा के अंदर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, उस वक्त स्पीकर अपनी चेयर पर नहीं बैठता है। उसी नियम का पालन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। अब इस नोटिस का क्या होगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नोटिस को दिए जाने के नियम क्या कहते हैं। लोकसभा में स्पीकर को हटाए जाने के नियम क्या कहते हैं। स्पीकर को हटाए जाने के लिए लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव 94C के तहत आता है। 94C के तहत आने वाले इस प्रस्ताव को रिमूवल मोशन, रिमूवल यानी हटाए जाने का मोशन या विश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है। नोटिस की अवधि 14 दिन की होती है, यानी 14 दिन का नोटिस लोकसभा के अंदर देना जरूरी होता है। इस पर कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। इस केस में 118 सांसदों के दस्तखत हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर या पीठासीन अधिकारी इस दौरान सदन चलाएंगे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो है वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। इसके बाद संसद के अंदर बाकायदा पूछा जाता है और पूछने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू होती है। उसके बाद जो है वोटिंग होती है और वोटिंग के आधार पर बहुमत पर फैसला होता है और बहुमत के आधार पर फैसला होता है। अगर स्पीकर को हटाने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते हैं, यानी जो सांसद संसद के अंदर मौजूद हो उनकी संख्या के आधार पर बहुमत के वोट पड़ते हैं, तो फिर स्पीकर को अपने पद से हटा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सदन के अंदर एनडीए का बहुमत है। जो इंडिया गठबंधन और अन्य विपक्षी दल हैं उनके पास संसद के अंदर मात्र 235 सांसद हैं, जबकि अगर देखा जाए सरकार के पक्ष में तो 293 सांसद हैं। लिहाजा बहुमत सरकार के पक्ष में है। इसीलिए ओम बिरला के खिलाफ ये नोटिस जो है एक्सेप्ट हो भी जाए तो ओम बिरला क्या हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो बहुमत है वो सरकार के पास है। ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष अपना काम लगातार करते रहेंगे। इससे पहले भी कई स्पीकर्स के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, लेकिन आज तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि सरकार के पास हमेशा से बहुमत होता है। एक ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि अब तक किन किन लोगों के खिलाफ लोकसभा के अंदर, किन किन स्पीकर के खिलाफ लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन 1954 में जीवी मावलांकर, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ आया था। 1966 में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुकुम सिंह के खिलाफ आया था और 1987 में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बोफोर्स घोटाले के वक्त बलराम जाखड़ के खिलाफ आया था। लेकिन कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने लॉजिकल अंजाम तक, यानी स्पीकर को हटाए जाने तक नहीं पहुंच सका। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 4 मांगे हैं जिन 4 मांगों के चलते स्पीकर को हटाने पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। दरअसल ये जो दिक्कत है या ये जो कॉन्फ्रंटेशन है वो कांग्रेस और स्पीकर के बीच ज्यादा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। स्पीकर ने राहुल गांधी को अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं दिया, उनको नरवणे की किताब कोट करने नहीं दी। यही सबसे बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों ने बनाया है कि राहुल गांधी को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया। हालांकि सरकार का इस बारे में तर्क यह है कि राहुल गांधी नियम और कानून जो को सदन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं उसको ताक में रखकर बोलना चाहते थे, इसीलिए राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल लोकसभा जो चलती है उसके कई सारे नियम कानून बने हुए हैं, उन नियम कानून के आधार पर ही लोकसभा चलती है। एक बड़ी मोटी सी पुस्तक होती है कॉल एंड चकदर की, जिसको बार बार लोग कोट करते हैं और उसी के आधार पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए
तब कई सारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए गए और स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये दोनों मुद्दे इस स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन में सबसे बड़े प्रमुख और प्रभावी बने हैं। इसके अलावा निशिकांत दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कई सारी पुस्तकों को उद्धृत करते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर कई प्रतिकूल और कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन चेयर ने उन तमाम टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई में जाने दिया। ये आरोप जो है विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। उनकी दूसरी मांग ये है कि पहले राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उनको बोलने दिया जाए। उनकी दूसरी मांग ये है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी दूसरी मांग उनकी है, जिसपे वो चाहते हैं कि स्पीकर जो है इस पर कंसेंट दे और निशिकांत दुबे के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उनके उस भाषण को, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल गांधी परिवार के लिए किया गया है, उसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। इसके अलावा जो तीसरी मांग उन्होंने की है वो ये की है कि सस्पेंड सांसद, कुल 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। यह सस्पेंशन उस वक्त हुआ था जब राहुल गांधी को नहीं बोलने देने का विवाद हुआ था और स्पीकर की चेयर के तरफ जो है कागज फाड़कर उड़ाए गए थे। ऐसे में सदन के 8 सांसदों का निलंबन हुआ था। मांग ये की जा रही है कि इन 8 सांसदों के निलंबन के कार्रवाई को जो है, इस कार्रवाई को फिर से वापस लिया जाए और इन निलंबित सांसदों को सदन की कार्रवाई में सुचारू रूप से भाग लेने के लिए परमिट किया जाए। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा हुआ था लोकसभा में महिला सांसदों का प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चले जाना। दरअसल हुआ यह था कि जिस दिन लोकसभा में अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा देने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोकसभा की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की जो कुर्सी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया था। ये महिला सांसद काफी उग्र रूप में आगे बढ़ी थी और इन पर यह आरोप लगा था कि ये प्रधानमंत्री को के साथ किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहती हैं। यह मामला उस वक्त और आगे बढ़ गया जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद सदन के अंदर ये बात कही और कहते हुए कहा कि उनको ऐसा लगा था कि लोकसभा में महिला सांसद जब आगे बढ़ी तो वो किसी अप्रिय और जो संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है, ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम देना चाहती थी। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने महिला सांसदों के इस हरकत पर साफ साफ सदन के अंदर कहा था कि उन्हें ऐसा लगा था कि महिला सांसद किसी अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहती हैं, प्रधानमंत्री की मर्यादा पर वो कुठाराघात करना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था, प्रधानमंत्री से इस बात की उन्होंने विनती की थी कि आप सदन के अंदर ना आए, क्योंकि सदन जो है वो डिकोरम के अंदर नहीं है। कोरम में तो सदन था लेकिन डिकोरम के अंदर नहीं है। लेकिन जो विपक्ष की महिला सांसद है उनका कहना है कि वो पीएम के साथ किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए नहीं, बल्कि पीएम उनका पोस्टर पढ़ ले, इसलिए पीएम की चेयर तक गई थी। इस पर गाहे बगाहे बातचीत तो हो सकती है, इस पर चर्चा भी हो सकती है, इस पर वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें सदन के अंदर दिखाई दी हैं वो सब तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो उस दिन सदन के अंदर हुआ था वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे दृश्य कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने महिला सांसद घेरा बनाकर खड़ी हो जाएं, ऐसा दृश्य कभी भी लोगों की नजरों के अंदर नहीं आया था। स्पीकर के खिलाफ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को देते वक्त इन 4 बातों का खास तौर पर उल्लेख किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं हैं, वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं और इस एक तरफा कार्रवाई को करते हुए वो विपक्षी सांसदों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और सत्ता पक्ष को वो गैर जरूरी तरजीह देते हैं और विपक्षी सांसदों के जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात करते हैं और यही इस नोटिस की। अब सवाल ये होता है कि आखिरकार इस लोकसभा के स्पीकर पर दिए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन का होगा क्या। दरअसल बड़ी असाधारण परिस्थितियों में इस तरह का नोटिस आता है, इस तरह का मोशन
मोशन लाया जाता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि स्पीकर पर अनुचित दबाव बनाने के लिए विपक्ष ये मोशन लेकर आया है, क्योंकि स्पीकर सबका कस्टोडियन होता है और अगर आपको किसी के ऊपर दबाव बनाना है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई की बात लोकसभा के अंदर कर दें। कमोबेश इसी तरह की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। लेकिन अब क्या होगा? क्या सरकार इस मोशन को अप्रूव करेगी? लोकसभा का सचिवालय इस मोशन को अप्रूव करेगा? अगर लोकसभा का सचिवालय इस मोशन को अप्रूव करता है तो ऐसे में इस पर चर्चा हो सकती है और चर्चा के वक्त सरकार की काफी किरकिरी हो सकती है। ऐसे में मोशन को एग्जामिन किया जाएगा। मोशन में तकनीकी दिक्कतें देखी जाएंगी। एक तकनीकी दिक्कत तो वही थी कि जो साल था इस मोशन के अंदर ये गलत लिखा गया था। आज की तारीख के साथ जो साल लिखा गया था वो 2025 का था। लेकिन अब इस जो गलती को है, इस गलती को जो नोटिस है उसमें ठीक कर दिया गया है। अब ऐसे में लोकसभा के महासचिव के पाले के अंदर गेंद है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मेरे जो सूत्र हैं वो बड़ी संख्या में ये जानकारी दे रहे हैं कि इस नोटिस को सदन में चर्चा के लिए लाया जाए, इसकी संभावना न के बराबर है। 14 दिन का वक्त मिलता है। 13 तारीख से पार्लियामेंट जो है वो मिड रेसेस के अंदर जाने वाली है और उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद पार्लियामेंट फिर से बैठेगी। तब लोकसभा के स्पीकर के बारे में यह अविश्वास प्रस्ताव आए या नहीं, इस पर विचार होगा। और जब इस पर विचार होगा तो लोकसभा के महासचिव ये बात बताएंगे कि यह नोटिस वैध है या नहीं है। ज्यादातर मामलों में इस तरह के नोटिस को जो है लोकसभा के महासचिव तकनीकी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देते हैं और कमोबेश यही लगता है कि इस नोटिस का भी यही अंजाम होगा। अब इस नोटिस का यह अंजाम होगा या नहीं होगा, इस पर हमारी नजरें लगी होंगी। लेकिन हां, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ खुला हुआ ये मोर्चा ये इंडिकेट करता है, ये साबित करता है कि सरकार और विपक्ष और लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और संबंध बहुत निचले स्तर तक जा चुके हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।